सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जीएस का महायुद्ध का पार्ट 8। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने जी के जीएस के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको यहाँ से जी के जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, इससे पहले मैंने जी के जीएस के महायुद्ध के 7 पार्ट और करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जी के जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों केरल का एक दूसरा भी शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है दोस्तों कथकली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में गरबा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्योहारों से। ठीक है, तो दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है, या फिर तमिलनाडु का प्रमुख महोत्सव कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम है पोंगल त्योहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा दोस्तों? तो वो है उगादी त्योहार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो गुजरात में रण महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो शेयर जरूर करना। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और एसएससी एमटीएस का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों तंबूरा वादक की। ठीक है, तो प्रसिद्ध तंबूरा वादक व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो एक है दोस्तों गौरीशंकर जी। ठीक है, एक है दोस्तों गौरीशंकर गुरुस्वामी, और एक है दोस्तों सोनम पिल्लई, और एक है दोस्तों पिट्सन एथेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध सरोद वादक की। ठीक है, तो प्रसिद्ध सरोद वादक व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो अमजद अली खान। ठीक है, प्रसिद्ध सरोद वादक व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो प्रसिद्ध सितार वादक हैं दोस्तों पंडित रविशंकर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों संतूर वादक कौन है दोस्तों प्रसिद्ध? तो वो है शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 को की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, जिसको केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी की नंदा देवी। ठीक है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा वो किस राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना इसको इतना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भूरे शैवालों में भोजन का भंडार किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ये किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, जो लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। ठीक है, इस रूप में प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भूरे शैवालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भूरे शैवालों को ठीक है फियोफाइसी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हरे शैवालों को किस नाम से जाना जाता है? तो हरे शैवालों को क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लाल शैवालों को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल शैवालों को रोडोफाइसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, शैवालों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, भूरे, लाल और ठीक है हरे। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको सारे शैवालों के नाम बता दिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है दोस्तों? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीब के चक्र बाहर निकलने से संबंधित प्रयास किए थे दोस्तों। यानी कि पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो दोस्तों वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आना। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों 1956 से 1961 तक चली थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो औद्योगिक विकास करना दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही थी। ठीक है, जो कि दोस्तों 1961 से 1966 तक रही थी। ठीक है, इसको दोस्तों गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान आना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान आना। ठीक है, अच्छा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही थी, इसका कारण क्या था दोस्तों, तो इसका कारण था भारत और चाइना का युद्ध हो गया था इसमें बीच में 1962 में। ठीक है, और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था दोस्तों, और 1966 में सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसमें कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, तो ये आपको ध्यान आना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो कि दोस्तों 4 साल तक चली थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आना इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक सवाल बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था दोस्तों, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको ये सब। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान आना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी भारत में, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो किस संस्था की थी दोस्तों, तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद की जिम्मेदारी थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग निकल कर आता है। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतना सब कुछ इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने बता दिए। ठीक है आपको। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वी चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो साथ में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेटी चोटे पुस्तक के लेखक जो हैं सलमान रुश्दी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान आना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों विक्रम सेठ की निम्न पुस्तकों की। ठीक है, तो विक्रम सेठ की फेमस पुस्तकें हैं दोस्तों द गोल्डन गेट। ठीक है, और एक है दोस्तों ए सूटेबल बॉय, और एक है दोस्तों सानेट, और एक है ठीक है इन इक्वल म्यूजिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आना। ठीक है, ये सब विक्रम सेठ की प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों किरण देसाई की। ठीक है, तो किरण देसाई की प्रमुख पुस्तक कौन सी है दोस्तों, तो हल्ला बलू इन द गुआवा। ठीक है, किरण देसाई की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है दोस्तों, तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति किस अनुच्छेद के पास है दोस्तों, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है ना राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान आना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, और दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, ठीक है, के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था दोस्तों? तो ये 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उस समय अध्यक्ष थे, ठीक है, बिशन नारायण धर, ये आपको ध्यान आना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों। और इस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इस समय अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन की, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है, जो कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू थी प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों? मतलब किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी उन्होंने? तो उन्होंने 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है, सरोजनी नायडू ने। तो ये इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी का खालिस्तान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश, ठीक है, सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था दोस्तों। तो ये था रोल एक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रोल एक्ट एक्ट कब आया था दोस्तों? तो रोल एक्ट एक्ट 1919 में आया था, ठीक है। और इसको काला कानून भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, काला कानून मतलब रोल एक्ट एक्ट क्या था दोस्तों? तो ये था मतलब अंग्रेज लोग जो थे वो किसी को भी संदेह होने पर जेल में डाल दिया करते थे, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया था रोल एक्ट एक्ट। तो ये आपको ध्यान आना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं ब्रिटिश शासन की, मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है रोल एक्ट एक्ट के विरोध में दोस्तों कौन सा आंदोलन हुआ था? यानी कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। रोल एक्ट एक्ट के विरोध में ही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों ये? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और क्यों हुआ था दोस्तों? तो रोल एक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कुछ लोग बुलाए गए थे, ठीक है। यानी कि कुछ लोग आए थे इसमें, जिसमें सभा का आयोजन हुआ था। उसमें क्या हुआ था दोस्तों? जनरल डायर के कहने पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। और ये घटना कब हुई थी दोस्तों? तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। जो कि दोस्तों हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की। तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो ये 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान आना, ठीक है। इतना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 31 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों विश्व, ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट डे की ओर, तो 21 जून को, ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, ठीक है। तो ये थे टॉप इंपोर्टेंट, ठीक है, दिवस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है दोस्तों? तो ये विटामिन के करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के का मतलब स्रोत क्या है दोस्तों? मतलब विटामिन के कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों दूध से, दही से, पनीर से विटामिन के प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो फिलिक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिलिक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी की, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सूरज की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। जिसमें क्या होता है दोस्तों? जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी की। तो विटामिन सी कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो विटामिन सी कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। विटामिन सी मतलब खट्टे फलों से, ठीक है, कच्चे नहीं खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। अच्छा दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान आना है इसकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर सड़क कौन बनाता है दोस्तों? तो वहाँ पर सड़क भी सीमा सड़क संगठन ही बनाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान आना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर, ठीक है, वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं दोस्तों। तो वो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, तो वह है कृषि वानिकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों, तो वो है IRDAI, ठीक है, संस्था। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, IRDAI की फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं RBI की, ठीक है। तो RBI की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछ लेता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान आना। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो RBI के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, ठीक है। तो 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान आना इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है दोस्तों। तो मेघना को, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और कहाँ पर होता है दोस्तों, तो बांग्लादेश में होता है, ठीक है, इनका संगम। अच्छा दोस्तों, मेघना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। गंगा को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गंगा की मतलब गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियाँ पूछ लेता है, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोनगंगा, मतलब गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो मानसरोवर, यानी कि जहाँ पर तिब्बत में स्थित है मानसरोवर, वहाँ से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, तो दिबांग नदी, लोहित नदी, ठीक है, मानस नदी, तिस्ता नदी और सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है, जो कि दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, सरहुल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो सरहुल नृत्य झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सरहुल से अलावा और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं झारखंड में, तो दोस्तों छऊ नृत्य, पाइका नृत्य और फगुआ नृत्य, जो दोस्तों झारखंड में मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों कब मतलब जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है भरतनाट्यम, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में दीपोर बिल, ठीक है, रामसर साइट किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों असम के प्रमुख त्यौहार की, तो असम में एक बिहू महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं त्रिपुरा की, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपुरा से कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो दोस्तों त्रिपुरा है, ठीक है। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य है त्रिपुरा, तो ये आपको आना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों त्रिपुरा में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों खाड़ची पूजा, ठीक है। खाड़ची पूजा त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। अच्छा दोस्तों मणिपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो मणिपुर में एक लोकटक झील है, ठीक है। और मणिपुर में कैबुला लामजाओ एक नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान आना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान आना इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं दोस्तों। तो कौन सी, ठीक है, उत्पादन के लिए जानी जाती है दोस्तों, तो 9 का हो जाएगा, ठीक है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतरे के लिए जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों, तो केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सेब की, ठीक है। तो सेब कहाँ उगाए जाते हैं दोस्तों सबसे अधिक, तो कल्लू घाटी में उगाए जाते हैं, ठीक है। सेब यानी कि कल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतना आपको
आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों केरल की। तो केरल में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु में अन्नामुदी, ठीक है, टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, बिहार की बात करते हैं दोस्तों। तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि दोस्तों बिहार में स्थित है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के खालिस्तान का एक हिस्सा है दोस्तों। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं तो दोस्तों सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र होता है ना, उसमें जितने भी सेवा क्षेत्र आते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, प्रथम क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में कौन कौन से क्या क्या चीज़ आती हैं दोस्तों? तो कृषि कार्य हो गए, ठीक है, पशुपालन हो गए, मछली पालन हो गए। ठीक है, तो ये जितने भी कार्य हैं सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में कोई क्या क्या आता है दोस्तों? तो द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण आते हैं। ठीक है, खाद्य निर्माण आते हैं, कपड़ा उत्पादन आते हैं। ठीक है, तो ये सब दूसरे क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और तीसरे क्षेत्र में जितने भी सेवा क्षेत्र होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, जैसे LIC हो गया। ठीक है, ये सब तीसरे क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप से, ठीक है, वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों? तो ये गार्डन का किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 सबसे बड़े, ठीक है, अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के, ठीक है, जितने भी वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, द्वीप जो होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जितने भी मतलब पुरस्कार जो मिले, ठीक है, उनको 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, खालिस्तान हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है दोस्तों। तो खालिस्तान त्यौहार है। ठीक है, त्यौहार का नाम पूछा है इसके अंदर। तो दोस्तों ताज महोत्सव, ठीक है, ताज महोत्सव जो कि हर साल फरवरी के महीने में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। ठीक है, शिल्पग्राम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आगरा शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो तानसेन संगीत समारोह दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, नाट्यांजलि नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैंने जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं सारे मैंने इस वीडियो में करवा रखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।